टूरिज्म में कैरियर ग्रोथ क्या है? तो इंडिया में देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज। बहुत से ऐसे वेज हैं जो ट्रेडिशनली कभी सोच भी नहीं सकते थे। टूरिज्म रिसर्च में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। एग्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी है क्या? ब्लू इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है जो ओशन कंजर्वेशन की बात करता है, जो लाइवलीहुड्स हैं उनको प्रिजर्व करने की बात करता है, ओशन क्रिएचर्स की। टूरिस्ट एक सॉफ्ट पावर क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है? ट्रैवल जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा ना वर्ड ऑफ माउथ पे वर्क करती है, डिपेंड करती है। आपके पास कोई आइडिया है जो बहुत सारे लोगों की टूरिस्ट स्टार्टअप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? एक मेजर जो पार्ट है टूरिज्म का मुझे लगता है Today podcast guest is Dr. Eswar Reddy. She is a research fellow in IIM Indore and author of book Tourism and Soft Power Diplomacy. She is an advisor in various youth-led think tank and foreign policy initiatives. तो आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? I started from being an aviation professional. क्योंकि मैं अभी तो टूरिज्म प्रैक्टिशनर हूँ। टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो आइसोलेशन में कभी भी काम नहीं करती है। एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ये साथ में काम करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। सो आई स्टार्टेड माय करियर इन एविएशन सेक्टर। आई हैव वर्कड इन एविएशन फॉर अ व्हाइल एंड देन आई मूव टू टूरिज्म और वहाँ से फिर मेरी रिसर्च की जर्नी शुरू हुई। सो देन आई वाज इनटू एकेडमिक्स आल्सो, और फिर बिकॉज एकेडमिक्स में रिसर्च में मुझे इंटरेस्ट आया और फिर उसके साथ मैंने अपनी रिसर्च की जर्नी शुरू की। एंड नाउ आई एम अ रिसर्चर ऑफ टूरिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्लू इकोनॉमी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो जनरली जो आपका जो करियर है वो टूरिज्म में रहा। yes. तो टूरिज्म को हम एज ए बिग कैरियर ग्रोथ के हिसाब से देख सकते हैं? yes, बहुत टूरिज्म जो फील्ड है इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अ मेन स्ट्रीम फील्ड। पेंडेमिक के पहले तक मैं बोलूँगी कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लोगों का नज़रिया बदला है कि ज़िंदगी को कैसे जिए, कितनी फ्रेजाइल है लाइफ हमारी। कोविड-19 के बाद से जो ट्रैवल पैटर्न चेंज हुआ है लोगों का, यू सी यंग पीपल आर नाउ इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले ट्रैवल करते थे, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो लोगों का पैटर्न बदला है और बिकॉज डिमांड अब इतनी ज़्यादा है कि दे हैज टू बी सप्लाई, उसके लिए हमें चाहिए ट्रेन्ड मैन पावर। सो अभी जो यंगस्टर्स हैं दे आर चूजिंग टूरिज्म एज अ करियर पाथ जो कि बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर इंश्योर कर सकता है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, इफ़ यू ट्रूली लव द फील्ड, इफ़ यू वांट टू वर्क। तो बहुत से ऑप्शंस हैं जो पहले ट्रेडिशनल जो एक वे होती थी थिंकिंग की, एक टाइम था जब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे। अभी के टाइम पे ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग इज अ बिग एज अ करियर पाथ अगर आप कहें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। लोग ट्रैवल ब्लॉगर बन जाते हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग अगर उनका पैशन है दे आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड और फिर साथ में वो काम भी कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक आपने अपनी हॉबी को, अपने पैशन को करियर में बदल दिया है। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग करियर फ्यूचर हो सकता है टूरिज्म फील्ड में। आपकी पीएचडी भी इसी में रही है, टूरिज्म में। yes. तो आपने एक टर्म यूज़ किया ब्लू इकोनॉमी। सो व्हाट इज द ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी इन अ लेमैन टर्म इज मेकिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज to improve livelihoods, to create job opportunities without harming the oceans. So बहुत सिंपल वे में कि आप ओशन कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं बट यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो इकोनॉमी हमारी डिपेंडेंट है मैरीटाइम ट्रेड पे, ट्रांसपोर्ट पे। सो while we are using ocean as a resource, we are not exploiting it. हम उसके ओशंस को इस तरीके से यूज करना कि हम उसको कंजर्व भी करें, उसको प्रिजर्व करें और हमारा जो लाइवलीहुड्स है, जॉब्स क्रिएशन है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए ओशन से वो हम
बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकें। आपने जो शब्द एक यूज किया ब्लू इकोनॉमी, तो इस शब्द को किसने कॉइन किया और एक कब किया, और एग्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी है क्या? सी ब्लू इकोनॉमी बहुत नया टर्म है इन, अगर हम जनरल टॉक्स की बात करें तो अभी हमने इस पे बात करना शुरू किया है, कुछ 2-3 डेकेड से ही हुआ है। ये जो टर्म है वो प्रोफेसर गुंटर पॉली ने कॉइन किया था ईयर 1994 में, व्हेन आई वाज नॉट इवन बोर्न। ओके, सो इट वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर गुंटर पॉली। व्हाट ही मेंट वाज how can we make effective use of our oceans without harming them? So in simple terms, blue economy एक concept है जो ocean conservation की बात करता है, जो livelihoods हैं उनको preserve करने की बात करता है, ocean creatures की, और साथ में हम कैसे ocean के resources का better effective तरीके से utilization कर सकते हैं. Because for so long humankind has considered कि ओशंस तो लिमिटलेस हैं, बिकॉज एक मेजर जो पोर्शन है अर्थ का वो दैट इज कवर्ड बाय ओशंस। सो हमने हमेशा ओशंस को कि ये लिमिटलेस हैं और ये ऐसे ओशन रिसोर्सेज को यूज किया है कि ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। टूरिज्म में कैरियर ग्रोथ क्या है? टूरिज्म में अभी के समय पे अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में दे आर इमेंस पॉसिबिलिटीज। बहुत से ऐसे वेज हैं जो ट्रेडिशनली कभी सोच भी नहीं सकते थे। इवन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं सोच नहीं सकती थी कि टूरिज्म रिसर्च में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं करेंटली करती हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, देन आई मूव टू एकेडमिक्स, और उसके बाद मैंने रिसर्च वहाँ से शुरू की। और बिकॉज PhD मेरी ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम टूरिज्म पे है, सो आई फोकस ऑन कोस्टल एंड marine tourism basically. Because of this only जो मेरा टॉपिक है, जो मेरे रिसर्च का जो फोकस एरिया रहा है, आई गॉट देयर वर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई जो मैंने आई एम थैंकफुल फॉर, एंड दैट गिव मी चांस टू माई स्टडी ऑन ब्लू इकोनॉमी, गिव मी चांस टू स्पीक ऑन TED ऑन ओशन कंजर्वेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। और ड्यूरिंग माई PhD ओनली मुझे G20 की अपॉर्चुनिटी मिली, देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में मेरा कंट्रीब्यूशन है दैट मेक्स मी फील हैप्पी। और रिसेंटली मैंने जो अपनी बुक पब्लिश की है टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, दैट इज अबाउट माई एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ इंडिया यूटिलाइज्ड G20 एज अ सॉफ्ट पावर टूल, हाउ टूरिज्म इंडस्ट्री कैन प्ले अ बिग रोल इन जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड वाइड। सो उस पे फोकस रहा है। सो ऑल दिस हैपेंड बिकॉज मैंने टूरिज्म फील्ड को चूज किया, एंड देन चीज़ें इवेंचुअली होती गई। सो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक फिक्स्ड एक वे नहीं होता है, तरीका नहीं होता है कई बार चीज़ों की, या हमें आगे की चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं, बट वंस यू आर इन द प्रोसेस सो चीज़ें होती जाती हैं। G20 में आपका एग्जैक्ट क्या रोल था, मतलब आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उससे? हमारी हायरिंग जो है वो G20 टूरिज्म ट्रैक मीटिंग्स के लिए हुई थी, बिकॉज G20 अलग अलग ट्रैक्स पे काम करता है। सो मेजरली 2 ट्रैक्स होते हैं, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं और थीमेटिक इवेंट्स होते हैं, थीमेटिक मीटिंग्स होती हैं। सो टूरिज्म ट्रैक की जो मीटिंग्स थी, देयर वर 4 मीटिंग्स जिसके लिए हमें हायर किया गया था। तो मीटिंग्स को कंडक्ट कराना, जो प्रायोरिटी एरियाज थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म को लेके, उस पे रिसर्च करना, क्योंकि हमारा जो आउटकम डॉक्यूमेंट था, एवरी G20 मीटिंग कल्मिनेट्स इन आउटकम डॉक्यूमेंट। सो हमारे G20 टूरिज्म का जो आउटकम डॉक्यूमेंट था उसको बनाने में UNWTO नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि हाउ UN एजेंसी वर्क्स। सो हमारा जो रोल था वो फ्रॉम द बिगिनिंग कोऑर्डिनेशन से लेके इवेंट एग्जीक्यूशन प्लानिंग उसकी A to Z एक ऐसे, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू दिस ना मेगा इवेंट्स जहाँ पर बड़ा डेलीगेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पर
बहुत सारे पॉलिटिकल, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक लोग इन्वॉल्व हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, दैट टू फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. नॉट ओनली G20, India was inviting other countries also as a guest country. So सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सबका फीडबैक लेना हर एक मीटिंग के बाद, क्योंकि हमारी हर एक मीटिंग में प्रायोरिटी एरियाज थे, हमारे 5 प्रायोरिटी एरियाज, उन पे डिस्कशंस होता था. सो एवरी मीटिंग के बाद व्हाट नेक्स्ट टू बी डन, कैसे हम उस प्रायोरिटी एरिया पे आगे बढ़ेंगे, सारी कंट्रीज के फीडबैक लेना. तो मेजर काम हमारा यही था. एज ए कंट्री हम टूरिज्म के लिए कितना ज़्यादा फोकस्ड है? देखिए, फोकस बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है अब, बिकॉज टूरिज्म को एज अ बहुत ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री है, बिकॉज पहले कंसिडर नहीं किया जाता था. पर अभी कुछ समय से आप देखते होंगे, मैं फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को, वो अपनी टॉक्स में, अपनी विजिट्स में, अपने ऐसे इवेंट्स में, मुझे लगता है कि बहुत, ये जो कुछ रिसेंट ईयर्स में ही, लास्ट डेकेड में ही हमने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही है. आपने सुना होगा देखो अपना देश कंपटीशन, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 लॉन्च हुआ था. सो गवर्नमेंट बहुत तरीके से एफर्ट कर रही है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. कैसे हम एक स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है ऋषिकेश को. सो एंड देन इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो, क्योंकि टूरिज्म जो है वो एक डिप्लोमेटिक टूल भी है. सो गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फोकस है, जो कि इनिशिएटिव्स में इट इज़ प्रोमिनेंट. सो गवर्नमेंट इज एग्रेसिवली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग टूरिज्म फैसिलिटीज, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम कर रही है गवर्नमेंट. इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारा काम किया जा रहा है. एंड देन टू डेवलप इट्स मैन पावर, गवर्नमेंट इज वर्किंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो आई सी एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर या करियर ऑप्शन आप देख सकते हैं टूरिज्म एक को. बहुत बड़ा एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है टूरिज्म का इन Yes, फ्यूचर, इन yes. टर्म्स ऑफ, इन फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर एज वेल. Yes. सो Approximately 9% was the contribution last financial year में जो tourism का contribution रहा है. So that is huge and it is growing. तो ये इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम इतनी बड़ी अमाउंट में, मतलब इतना बड़ा एक इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, तो उस पर्टिकुलर रेशियो में गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मान लें हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो हम फिर वहाँ ऐसा उसको और ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं, जहाँ से वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो पाए, और ज़्यादा अच्छा लगे, और हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएँ. क्योंकि पर्सनली आई लव टू विजिट मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया, तो मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, मुझे लगता है कि हम इतना ज़्यादा टिकटिंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं इससे. आई हैव नो आइडिया अबाउट द स्टैट्स कि हम कितना वहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. मे बी गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही हो. मुझे ये लगता है कि ये तो वो एक अच्छा मोनूमेंट है, और हम उसको और डेवलप कर दें तो हम वहाँ से और ज़्यादा निकाल सकते हैं. हम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हम ज़्यादा टूरिज्म को इन्हांस कर सकते हैं. बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काम करती नहीं है. मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं 2 साल पहले गया तब भी हुआ वैसे ही, हमें 4 साल बाद गया हूँ तब भी वैसा ही. तो इस वर्ड की ये अच्छी है, क्योंकि वो कोई भी टूरिस्ट प्लेस आपको दो चीज़ें करता है. एक करता है कि आपको एज ए सॉफ्ट पावर कर रहे हो, जैसे कि टूरिज्म को हम एज ए सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्ट पावर तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो है कि कोई आएगा फिर आपको कल्चर देख रहा है, आपके मोनूमेंट को देख रहा है, और आप उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो वो तो ये भी बोलेगा कि वो तो ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं. तो हमें उस वे में क्या काम करने की अभी ज़रूरत है? What you told is, I'll say my take on this is, जब हम कह रहे हैं कि कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई कल्चरल हमारा कोई एसेट है ना, उससे और हम बेटर कैसे बना सकते हैं. सो व्हाट आई फील इज कि जैसे ASI काम करता है, ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल,
वो अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट है, एक बिल्डिंग है ऐसी जो सालों से चली आ रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसे और ब्यूटीफाई करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट कर सकती है वहां पे जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, मतलब मैं yes, वो जो बोलना चाह रहा था हाँ, वो ये you नहीं था meant कि to say this. Okay. उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को Yes, मॉडिफाई yes, करना है या yes. उसको इम्प्रूव करना है। वहाँ के आसपास का जो एरिया है उसको वी कैन ब्यूटीफाई, हम कुछ अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आने जाने के लिए उनको अच्छा और कर सकते हैं। वहाँ के जो लोकल जो लोग कनेक्टिविटी है टू मेजर सिटीज, ओके, हाउ टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस, सो दैट इज समथिंग विच इज काफी ज्यादा काम उस पे अभी हो रहा है ऐसा लगता है मुझे। और इन टर्म्स ऑफ क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, कैसे टूरिस्ट उसे परसीव करेंगे उस पे बहुत बड़ा एक रोल होता है जो कम्युनिटी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द लोकल्स, ट्रेन द पीपल जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने वाले हैं टूरिस्ट के, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल एक जो परसेप्शन होता है किसी डेस्टिनेशन को लेके। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकंड पार्ट इज व्हेन वी से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो डेस्टिनेशंस ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, जो ऑलरेडी वेल नोन हैं, अब उनसे एक फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है। एंड जो कि अभी ट्रेंड में चल भी रहा है कि आप थीमेटिक सर्किट्स बना रही है गवर्नमेंट, बुद्धा सर्किट बना रही है, राम वनगमन पथ, मैं जहाँ से आती हूँ छत्तीसगढ़ से, वहाँ पर गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। ऐसे अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना बेसिकली, क्योंकि अगर आप गोवा को सिर्फ एक ही बीच डेस्टिनेशन है, गोवा है, आप ऐसे अगर मार्केट करते रहोगे तो कर्नाटका भी है, ठीक है, केरला है, तमिलनाडु में ब्यूटीफुल बीचेस हैं, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। सो बहुत सा, तो अगर हम किसी भी डेस्टिनेशन को अगर हम पब्लिसाइज कर देते हैं तो होता क्या है कि फिर वहाँ पे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गोवा में वहाँ पर प्राइसिंग की दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, और मैं देखती हूँ बहुत सारे जो नए बिजनेसेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो सेटअप हो रहे हैं, वो भी ये फोकस कर रहे हैं कि टू डेवलप लेसर नोन डेस्टिनेशंस ना, जो कि बहुत अच्छा एक ऑफरिंग दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नोन नहीं है अभी ना, तो डाइवर्सिफाई करना, उससे मास टूरिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग। स्वदेश दर्शन एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, जिसमें ये जो डेस्टिनेशंस हैं उन पे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उस पे डेडिकेटेड पब्लिक फैसिलिटीज सरकार बना रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में। सो दैट वेज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वर्क, एंड ऑल्सो अदर जो इंडस्ट्री का जो पार्ट है वो भी दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कि एक ही जगह पर हमारा सारा फोकस या सारा टूरिस्ट ना हो, उसे डाइवर्सिफाई कर सकें। सो इस तरीके से मुझे लगता है कि, और सरकार भी उसी पे फोकस कर रही है कि हम कैसे नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करें और लोगों को हेल्प हो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन। जब एक कोई, जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए यूनेस्को साइट, कोई भी एक साइट जब यूनेस्को में लिस्ट होती है तो फिर उस साइट का डेवलपमेंट, वहाँ पे जो टूरिस्ट अराइवल होता है ना, सब कुछ विद इन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप रिकॉग्नाइज करें किसी जगह को कि ये पोटेंशियल है इस जगह पर, और फिर उस पर काम करें। सबसे पहले स्टार्ट होगा अपने घर से, मीन्स आप एज ए कंट्री में जहाँ आपके जो इस पर्टिकुलर ऐसे लग रहा है कि जो नए टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं, पहले आप उनको रिकॉग्नाइज करो, देन इट विल गो फर्दर कि यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करे, तो वहाँ और ज़्यादा मास में टूरिस्ट आ पाए। तो अभी टूरिस्ट सेक्टर में वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहे हैं? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। सी, कोविड-19 के बाद एज वी वर डिस्कसिंग, ट्रैवल पैटर्न चेंज हुआ है लोगों का, ट्रैवल को लेकर एक जो बिहेवियर, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ट्रैवल हॉलीडे पे जाना या फैमिली हॉलीडे पे जा रही है, ऐसा कोई टाइम मुझे याद नहीं आता है। ओनली थिंग वाज स्पिरिचुअल, रिलीजियस जो टूरिज्म होता था कि घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं। अदरवाइज
विजिटिंग लोकल फैमिलीज ना, रिलेटिव्स के पास ही जाना ही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नाउ फैमिली हॉलीडे का, इंटरनेट अभी फैमिलीज जो हैं वो डोमेस्टिक हॉलीडेज प्लान करती हैं इन एडवांस, इंटरनेशनल हॉल प्लान करती हैं। सो ये जो ट्रेंड है ये मुझे लगता है कोविड-19 के बाद काफ़ी बदला है। लोगों के पास दे वांट टू सेव मनी बट दे आल्सो वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये जो ट्रेंड है इट हैज़ गिवन अ मेजर बूस्ट टू टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन डेवलप अ डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यूएई इज वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, आईपीएल यहाँ नहीं हो पा रहा, इट मूव्स टू दुबई। सो बी इट एनी स्पोर्ट व्हेन इट कम्स टू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दुबई के पास कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई कल्चरल ऐसी हेरिटेज जैसी बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स इंडिया के पास हैं, वैसा नहीं था। मेजरली उनके जो है वो मैन मेड अट्रैक्शंस हैं। उनके पास दुबई कोई क्रिकेट की टीम भी नहीं है। यस यस, वो स्पोर्ट्स हाँ, मतलब ग्राउंड बनाते and they are hosting that you know major ICC events. So think about the power of this event tourism. अभी एक बहुत ट्रेंडिंग एक टर्म है कि एक मैच देखने के लिए कितने सारे लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उससे दुबई की इकोनॉमी पे कितना बड़ा एक इम्पैक्ट, बी इट होटल्स, बी इट ट्रांसपोर्ट, बी इट सारी जो अलाइड सर्विसेज होती हैं, उससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ की इकोनॉमी पे। मैच देखने आएंगे तो बाकी चीजें भी हाँ, घूमेंगे। यस, फिर वो घूम के भी जाएंगे कि बार बार तो आते नहीं है। सो दैट वे सेम इज हाउ अ कंट्री कैन डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी। एक कंट्री है गल्फ में, सऊदी अरबिया, हाउ दैट कंट्री हैज दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ रुपीज इन टूरिज्म, एंड वो कहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि मेजरली उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट रही है अभी तक, एंड बिकॉज ये जो रिसोर्सेस हैं ये लिमिटेड हैं, सो नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन दे आर डेवलपिंग अ कंप्लीट न्यू सिटी। नियोम का नाम सुना होगा आपने, कि कैसे दे आर डेवलपिंग सिटी ऑफ द फ्यूचर। इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, सो दैट शोज कि टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री कितनी पावर रखता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कि $billion इन्वेस्ट कर रही कोई ऐसी कंट्री जिसे बहुत ज़्यादा टूरिज्म सेंट्रिक नहीं माना जाता था पहले। सो दिस शोज कि हाउ इकोनॉमीज आर लुकिंग इनटू टूरिज्म। सो अगर हम इन कंट्रीज को कंपेयर करें, सो इंडिया के पास, हमारे पास अराउंड 43 आई थिंक टेंटेटिव जो लिस्ट है, यूनेस्को साइट्स हैं हमारे पास वी आर ब्लेस्ड विद माइटी हिमालयास। हमारे पास 7500 किलोमीटर्स अराउंड कोस्ट लाइन है, हमारे पास ब्यूटीफुल बीचेस हैं, ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ एक। सो हाँ, एक इवेंट जैसे रण उत्सव होता है गुजरात में, सो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड, जिसे अब देखने लोग पूरी दुनिया से आते हैं। रण उत्सव जो 3 महीने चलता है, वाइट डेजर्ट पे जो वो एक छोटा सा विलेज था, वो धोर्दो विलेज, कैसे उसे UNWTO ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए बेस्ट टूरिज्म विलेज, और कैसे उस पूरे एरिया की, पूरा जो रीजन है उसकी कैसी मार्केटिंग हुई, और अभी दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं। तो ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है, एंड बट या देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि जो पोटेंशियल है हमारे देश में टूरिज्म को लेकर, दैट इज स्टिल नॉट यूटिलाइज्ड। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स। सो ऐसे कोई एक एंटरप्रेन्योर जो सोच रहा है कि मुझे टूरिज्म में कोई एक इनिशिएटिव लेना है, मुझे कुछ एक स्टार्टअप करना है, मे बी वो पहले से सोच रहा हो, आपके पास कोई आइडिया है जो बहुत सारे लोगों की टूरिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो आप बेझिझक स्टार्ट कर सकते हो अपना स्टार्टअप। मुझे लगता है कि अभी जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, दे हैव बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो बहुत अभी जो टूरिस्ट आता है वो बहुत इन्फॉर्म्ड टूरिस्ट है, उसने अपनी बेसिक रिसर्च करी हुई है, कैसे नेविगेट करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत
एक मेजर जो पार्ट है टूरिज्म का मुझे लगता है जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंशियल बेस्ड टूरिज्म। सो इस फील्ड में मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि हमारी हिस्ट्री है पंजाब में, उसे हम क्यों ना एक तरीके से स्टोरी टेलिंग का रूप दें और हम उसे कन्वे करना शुरू करें। उससे हेरिटेज वॉक शुरू हुई। सो अभी के टाइम पे आपको मुझे लगता है कि कोई एक ऑथेंटिक ऑफरिंग जो है, जो आपके सराउंडिंग हो सकती है या जो आप सोचते हैं कि दैट कैन बी एक्सपीरियंस बेस्ड विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ग्रो कर रहा है अभी। सो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, हम अगर लेमैन टर्म में सोचें तो कोई इंसान है वो गांव में खेती कर रहा है, हाँ, हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि खेती कर रहा है तो उसमें क्या है। बट एक कॉन्सेप्ट है कि आप रूरल जो टेस्ट है किसी विलेज का, ऑथेंटिक जो वहाँ का फूड है, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। टूरिस्ट आ रहे हैं आपके पास, आप उन्हें विलेज लाइफ कैसी होती है, ऑथेंटिक विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस अगर दे रहे हो। सो अभी आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे विलेज से लोग जो खेती करते हैं, जो कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, दे आर कन्वर्टिंग देयर होम्स एज होम स्टेज, दे आर टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स। नाउ यू सी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मेट्रो सिटीज, या आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, आपके पास एक टेक्नीशियन होना चाहिए, या आपको AI की ज़रूरत है ना, इंटरनेट की ज़रूरत है। सारे रिसोर्सेस हो जाते हैं अवेलेबल। इट इज़ लाइक कि एक गांव में बैठा इंसान, पंजाब में एक किसान है जिसके पास लैंड है ना, जो खेती करता है, जो अपनी ऑथेंटिक जो कल्चर है उसको शोकेस कर सकता है। सो फार्मिंग बैकग्राउंड से भी लोग अभी के टाइम पे एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज, as per I believe, is not limited to any place or any location or any, if you have a thought, एक idea जो आप एक experience के तरीके से लोगों को offer कर सकते हो, then anyone can be an entrepreneur with basics जो हैं, अगर आपके पास amenities जो हैं वो available हैं तो। yes, like जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसमें मैंने काम किया है G20 के बाद। आई वॉज इन टू VVP टीम। सो इट इज़ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इट इज़ अबाउट जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं ना, जिनको पहले लास्ट विलेजेस बोला जाता था, पर हम अब उसे इंडियाज फर्स्ट विलेजेस बोलते हैं, बिकॉज दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अस। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोजेक्ट है कि बॉर्डर एरियाज में हम जो माइग्रेशन है, बिकॉज वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है और कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं बड़ी सिटीज़ में ना। बहुत वहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती हैं। सो नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीलोकेट टू मेक श्योर कि लोग उन जगहों पे वापस से जाकर बसें, बट उसके लिए बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं, एंड देन दीज प्लेसेस आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो ना। इतनी अच्छी इकोलॉजी है वहाँ पे, इतना नेचुरल इको टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। सो उस कैपेसिटी में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाज वर्किंग। सो आई हैव वर्कड एंड आई हैव सीन वेरी क्लोजली कैसे लद्दाख का जो एरिया है, कैसे लद्दाखी विमेन, जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है, या मेजर जो हम स्टोरीज सुनते हैं, कि लद्दाखी विमेन आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ होम मेकर कैन टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड करा रही है। वेरियस एजेंसीज आर ऑल्सो देयर जो CSR के थ्रू फंड कर रही हैं। सो विमेन आर वो अपने घर पे ही होम स्टे का सेटअप कर रही हैं। दे आर होस्टिंग पीपल, दे आर अर्निंग वेरी गुड। वो ऑथेंटिक लद्दाखी जो कल्चर है ना, उससे एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराती हैं टूरिस्ट को। सो उस तरीके से वो अर्न कर रही हैं। एक बहुत डिग्निफाइड उनकी एक काम है, एक एरिया है, और
along with their family responsibilities ना, ये सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को व्हेन यू सी, तब देन यू कैन से कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट कि आप एक बिजनेस टाइकून, आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दो ना। ये फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, होगी भी, बट स्टार्ट ऐसे ही होती है। मेजर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज अब जब आप सुनेंगे तो लोग कहते हैं कि हमने एक कमरे से, हमने 2 लोगों के साथ एक बिजनेस शुरू किया था, एंड देन वंस बिजनेस ग्रोज ना, पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, आपकी एक रेपो बनती है मार्केट में। सो उस तरीके से सो टूरिज्म बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग गुड कनेक्शंस, प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस टू द टूरिस्ट, बिकॉज जो टूरिस्ट है, जो ट्रैवलर है, वो किंग है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। सो मुझे लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। इनिशियल ना हर्डल्स होते हैं, देन आप रेक्टिफाई करते हैं उनको, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। सो टूरिज्म एज अ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कन्वर्ट की जा सकती हैं इनटू अ बिजनेस। अपने ब्लू इकोनॉमी में पीएचडी की, मतलब वो आपका एक मेजर रिसर्च टॉपिक है। उसके अलावा आपको और क्या चीज़ है जिसको में आप बहुत इंटरेस्टेड हो कि हाँ वो भी करना मुझे अच्छा लगता है? मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो इट लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ 3 मैं कहूँगी जो मेजर इंडस्ट्रीज है। टूरिज्म मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, रिसर्च फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, एंड जब मैं अपने आप को ब्लू इकोनॉमी रिसर्चर कहती हूँ, दैट मीन्स मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस 17 जो SDGs प्रपोज किए हैं, एंड एवरी कंट्री इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत मेजर फेनोमेना है अभी, जो मेरी भी, आपकी भी, हम सभी की लाइफ को अभी इम्पैक्ट कर रही है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ टुडे एंड नाउ। सो मेरा एक बहुत मेजर जो पोर्शन है काम का, आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो टूवर्ड्स SDG 13 and 14, दैट इज क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ बिलो वाटर। सो ब्लू इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है उसमें ही ये दोनों चीज़ें आती हैं। सो दैट वेज SDGs पे भी मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके राइट्स के बारे में, बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक जो फेनोमेना है उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही होते हैं। देन इट ब्रिंग्स मी टू मैरीटाइम सिक्योरिटी ना, नेशनल सिक्योरिटी की जी हम जब बात करते हैं, क्योंकि लैंड एरियाज में जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिफाइंड होती हैं ना, यू कैन ड्रॉ अ लाइन इफ यू से, बट व्हेन इट कम्स टू ओशन गवर्नेंस, हर एक कंट्री का एक टेरिटोरियल एक बाउंड्री होती है ना, EEZ बोलते हैं जिसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बियॉन्ड दैट किसी भी कंट्री का जुरिसडिक्शन नहीं होता है। सो व्हेन इट कम्स टू ओशंस ना, थिंग्स बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ऑपरेट करना भी मुश्किल है। देन इट ब्रिंग्स मी टू कैसे फॉरेन पॉलिसी एक रोल प्ले करता है ना टूरिज्म में, मैरीटाइम टूरिज्म में, ब्लू इकोनॉमी। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि इंडियन ओशन रीजन में काम करना है ना ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, सो वहाँ पर हम किसी एक कंट्री की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर फिर जो कंट्रीज हैं बहुत सारी वो साथ में आएंगी। तो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंट्रीज के बीच में। तो मेजर ऑफ माई वर्क इज टूवर्ड्स tourism and soft power diplomacy, how we can use tourism as a tool to to collaborate and to work together, और कैसे हम मैरीटाइम टूरिज्म जो डोमेन है उस पे हम साथ में काम कर सकते हैं। जो रिसेंटली अभी मैंने बुक लिखी है टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इट टॉक्स अबाउट दिस ओनली, how youngsters play a role in shaping जो हमारे policy interactions होते हैं, and then how
India leveraged its G20 presidency to make it a people's festival. Before this, G20 मीटिंग्स जो होती थी वो हमेशा कुछ मेजर सिटीज में ही हुआ करती थी किसी भी कंट्री, बिकॉज G20 प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है. सो कुछ मेजर सिटीज में ही हुआ करती थी. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु हैज टेकन दिस G20 इवेंट टू मोर देन 60 सिटीज. इससे हुआ क्या कि जो डेलीगेट्स थे जो कभी भी इंडिया के इतने डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल नहीं कर पाते कभी भी, वो G20 मीटिंग की वजह से उन लोकेशंस पे गए ना, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ का ऑथेंटिक उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखी, क्राफ्ट देखा, आर्ट देखा ना, वहाँ डिस्कशंस हुए, वहाँ पर जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो विजिट किया. टूरिज्म से एक लोकल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होते हैं? जो डायरेक्ट जो बेनिफिट है ना वो इट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, बिकॉज जो लोकल कम्युनिटी ही होती है ना वो ही होस्ट करती है. एक्चुअल में टूरिस्ट को जो होस्ट करने वाले जो लोग हैं, दोज आर दोज लोकल वेंडर्स जो फूड की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो उन्हें ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे. एक कोई टूरिस्ट है वो जब किसी सिटी में लैंड करता है ना, आगरा पहुंचा वो, उसके बाद टेकिंग दैट टूरिस्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट टू दैट जहां वो स्टे कर रहा है. सो इस पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं. सो डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है वो लोकल कम्युनिटीज को ही होता है. और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर आप देखें, इनडायरेक्ट जो आप बेनिफिट्स देखें, वो फिर होता है उस डेस्टिनेशन को, उस रीजन को ना, उस देश को इन लॉन्ग टर्म्स. बट जो कम्युनिटी है वो ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है किसी भी टूरिस्ट के लिए. इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि अपनी कम्युनिटीज़ को हम अवेयर करें. जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, मीट एंड ग्रीट जो फैसिलिटीज़ होती है, तो अभी बहुत ज़्यादा इस पे भी फोकस, स्किलिंग पे भी फोकस कर रही है. किसी एक डेस्टिनेशन में जैसे गाइड्स, कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना, जिन्हें हम सिर्फ अगर हम ऐसे देखने जाएं तो वो सिर्फ हमें मॉन्यूमेंट्स लगेंगे, बट उनके पीछे जो हिस्ट्री है, राजस्थान का एग्जांपल आप ले लीजिए. इफ यू आर गोइंग विदाउट अ गाइड ना, किसी एक फोर्ट की हिस्ट्री ना, हम एज एन आउटसाइडर वी आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट. बट जो लोकल्स होंगे वो ही एक्चुअल में उसकी ट्रू स्टोरी बता सकते हैं. बट उसके लिए भी हमें उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है. इसीलिए गाइड ट्रेनिंग की सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टूरिस्ट ने अपना एक जो उसका प्लेस है स्टे का, वहाँ को एज सुन एज वो स्टार्ट करता है जर्नी अपनी ना, टिल द पॉइंट ही इज गोइंग बैक टू हिज प्लेस, बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं जो इंटरमीडिएट ये जो लेवल होता है उस पर इन्वॉल्व होती हैं और वो डायरेक्टली ही बेनिफिट करती हैं. सो इस टूरिज्म का जो मेजर पोर्शन है इंटरेक्शन का और ट्रांजैक्शंस का, वो लोकल कम्युनिटीज के साथ ही होता है. ये जो टूरिस्ट होता है वो टूरिस्ट एक सॉफ्ट पावर क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है? टूरिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज ट्रैवल जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ना वर्ड ऑफ माउथ पे वर्क करती है, डिपेंड करती है. आई ट्रैवल्ड विद कोई एक ट्रैवल कंपनी के साथ मैंने ट्रैवल किया. अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उस कंपनी के साथ तो मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को मैं वही फीडबैक दूंगी. सो एक जो पॉजिटिव एक वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड हो सकता था ना, एटलीस्ट टू द पीपल जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो नहीं हुआ. तो वो एक नेगेटिव एक इमेज चली गई उन लोगों के सामने. एंड फिर मैं भी, जो रिपीट ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो तभी आते हैं जब हमारी सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छी हैं, जब हमारी सर्विसेज से हैप्पी है कोई क्लाइंट हमारा. सो सॉफ्ट पावर इज नथिंग बट मेकिंग पीपल डू द थिंग्स यू वांट देम टू डू. इट्स सिंपली कि आप बिना उन्हें किसी हार्ड पावर के, किसी मिलिट्री माइट के, किसी फोर्स या कोर्शन के आप लोगों को कन्विंस कर लो किसी चीज़ के लिए. तो
सॉफ्ट पावर जो है टर्म है, एक टूरिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू टू स्प्रेड अ परसेप्शन अबाउट एनी गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज और किसी कंट्री के बारे में भी। अगर फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं, उन्हें हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी, उनके साथ कोई ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स नहीं हुआ, सो वो जब अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, दैट पर्सन माइट बी अ ब्लॉगर, माइट बी अ राइटर ना, और अगर उसे सर्टेन लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और अगर वो पर्सन हमारी बारे में, हमारी हॉस्पिटैलिटी को प्रेज करता है, सो टूरिस्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है इफ यू से, एंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत प्रोमिनेंट आई विल से, टू स्प्रेड अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट एनी कंट्री, अबाउट एनी डेस्टिनेशन, क्योंकि वो जो एक टोटल एक्सपीरियंस है टूरिस्ट वो कैरी करके जाते हैं वापस अपनी होम कंट्री में, अपने प्लेस में। सो इसीलिए हमारी सर्विसेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जब हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रॉस कल्चरल भी इसमें डिफरेंसेस आते हैं कि बिकॉज वेस्ट इज़ यूज्ड टू समथिंग एल्स ना, उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेडिशंस, जो टेक्निक्स या जो रिचुअल्स हम करते आ रहे हैं ना, दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जब वो इंडिया आते हैं ड्यूरिंग G20, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब डेलीगेट्स आते थे और उन्हें एयरपोर्ट पे जब आरती की जाती थी उनकी ना, उन्हें तिलक लगाया जाता था, वो बहुत खुश होते थे, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ना, एयरपोर्ट ही उनका फर्स्ट इंटरेक्शन का पॉइंट है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत न्यू है ना, जो कि हमारा बहुत एज ओल्ड ट्रेडिशन है हमारे लिए, बट उनके लिए बहुत न्यू थिंग थी, और वो बहुत खुश और बहुत एक होता है ना कि फर्स्ट साइट में ही, फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आप क्या एक मैसेज कन्वे कर रहे हो। सो और दीज रिचुअल्स, ट्रेडिशंस आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ये स्मॉल ही चीज़ें होती हैं जो एक मेजरली जो परसेप्शन बनता है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इसीलिए ट्रैवलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टू फॉर्म अ परसेप्शन, टू स्प्रेड अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अबाउट एनी प्लेस। तो G20 में आपका जो रोल था उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, या फिर कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहा जो आप डिस्कस करना चाहोगे? वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं ना जो मैं, बट टू बी प्रिसाइज एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ एज इंडियंस, क्योंकि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को पूरी दुनिया ने देखा, कैसे इंडिया ने इसे एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया ना, कैसे एक जन भागीदारी का मूवमेंट बना दिया G20 को। सो उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंस है। सेकंड G20 की मीटिंग थी हमारी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में। बहुत पिक्चरेस्क लोकेशन में मीटिंग थी, और क्योंकि बहुत लार्ज डेलीगेशन था, हमें स्टे करना था सिलीगुड़ी में ना, बिकॉज बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, देन डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स। सो जब आप ऐसी लोकेशन में ऐसा बड़ा इवेंट करने का सोचते हो जहाँ पर ना, जो हिली टेरेन है, जहाँ पर पहुँचना, जहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं रोड्स को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं। सो हम लोग स्टे कर रहे थे सिलीगुड़ी में, बट हमें इवेंट्स के लिए जाना था दार्जिलिंग ना, साइड इवेंट्स के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें हिल्स पे जाना था। तो G20 का प्रोटोकॉल ऐसा होता था कि जब डेलीगेट्स की मूवमेंट हो रही है, जब बसेस जा रही हैं, जब हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तब हमारे साथ जो सिक्योरिटी व्हीकल्स होती थी वो चलती थी, एक फॉर प्रोटेक्शन एक फायर सर्विस की जो गाड़ी होती है वो जाती थी। तो जिस दिन हमारा साइड इवेंट था एक दार्जिलिंग में, उस दिन, और क्योंकि दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन भी है, यूनेस्को साइट है जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे,
सो आफ्टर एवरी मीटिंग जो डेलीगेट्स होते थे उन्हें एक कोई लोकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड, हम एक्सकर्शन के लिए लेके जाते थे कि ये यहाँ पे घूमने की जगह है, ये यहाँ की यूनिक एक ऑफरिंग है। तो हमें जाना था घूम स्टेशन, जहाँ से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो स्टार्ट होती है। तो जो हमारी मूवमेंट थी उसमें आपको मैं बता रही हूँ, जो मूवमेंट्स थी हमारी, ट्रैफिक जो रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, पब्लिक को ट्रैवल करना, वो पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया था। यू कैन थिंक ऑफ कन्वीनियंस कि हिल्स पे जो लोग रह रहे हैं ना, अगर उन्हें ये बोल दिया जाए कि आप एक दिन नीचे नहीं उतरोगे, आप ऊपर नहीं जा सकते ना। लेकिन सो दैट वाज व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, इट वाज रियली न्यू थिंग फॉर मी। जब मैंने ये सुना, जब हम पहुंचे रेलवे स्टेशन, घूम स्टेशन, जब एंटर किया हमने टाउन, तो मैंने जो लोगों का उत्साह देखा ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे ना, सारे बड़े, इवन बुजुर्गों को मैंने देखा, वो इंडिया का फ्लैग लेके दे वेर लाइक स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट्स, रोड्स पे दोनों तरफ डेलीगेट्स को ग्रीट करने के लिए। सो दैट इज वन मोमेंट जो मैं ना कभी भी, लाइक इट इज एज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। वो एक बहुत अच्छा साइट था, दोनों तरफ से लोग ग्रीट कर रहे हैं, इतने हैप्पी हैं। तब जब अगर आप बैकग्राउंड की बात सोचो कि उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं ना, वो डिसरप्ट हो गई थी एक तरीके से। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी की हम बात करते हैं, इंडिया इज नोन फॉर वार्म वेलकम, कैसे हम अपने गेस्ट को अतिथि देवो भव बोलते हैं हम, वो फर्स्ट मेरा एक इंटरेक्शन था ना कि दार्जिलिंग के लोगों से, वो एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था कि स्ट्रीट्स फेयर लाइक फ्लडेड विद पीपल और सबके सब वेलकम कर रहे थे डेलीगेट्स को। तो एक वो एक्सपीरियंस, और फिर क्योंकि दार्जिलिंग इज नोन फॉर टी प्लांटेशंस ना, तो एक एक्सपीरियंस होता है मूनलाइट टी प्लकिंग का, कि मूनलाइट में नाइट के टाइम पे फाइनेस्ट जो टी लीव्स होती हैं उनको प्लक किया जाता है ना, टू मेक वर्ल्ड्स बेस्ट टीज। वो एक एक्सपीरियंस था जो प्रोवाइड कराना था हमें डेलीगेट्स को। बट उस दिन हुआ क्या कि बहुत तेज आंधी भी आई थी और बारिश हो गई, लेकिन अम्ब्रेला लेके मैंने डेलीगेट्स को देखा। हमारे मिनिस्टर साहब भी थे और बाकी सारे हमारे जो टीम के लोग थे। और क्योंकि बारिश हो जाती है, अब आप कोई एक्सपीरियंस ऐसे इमेजिन करिए कि ना, जो एक कोई इवेंट है जो ड्राई होना था ना, बट कई बार रेन की वजह से कैसे डिसरप्शंस हो जाते हैं। स्टिल वो जो एक इवेंट था कि लोग मशाल हाथ में लिए हुए हैं, अम्ब्रेला रखे हुए हैं, एंड देन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बट टी प्लकिंग इवेंट चल रहा है। वो एक बहुत, बाद में जब हमने फीडबैक लिया, जो हमारे डेलीगेट्स थे उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। सो दीज वे टू थिंग्स, ऐसे बहुत हैं बट हाँ मैं लिमिट करूँगी खुद को। सो ये दो एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे साथ ना जाएंगे। देन चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि हम G20 सेक्रेटेरिएट के साथ काम कर रहे थे, वर्किंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड यू नो व्हेन देयर आर लाइक सिक्योरिटी रीजंस, बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, उस तरीके से एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिसको हमने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था हमारी पूरी टीम ने। आई वांट टू डिस्कस दैट। जब श्रीनगर में मीटिंग होनी थी, सो बिकॉज जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव ना टॉपिक है, सेंसिटिव रीजन है, श्रीनगर की जब मीटिंग होने वाली थी तब क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन हमें कंट्रीज का बहुत एक्टिवली दिख नहीं रहा था, एवरीवन वाज कंसर्न्ड ना, सिक्योरिटी रीजंस थे उनके, क्योंकि उनके हेड ऑफ डेलीगेशंस आने थे मीटिंग में। तो हमें ये बोला गया कि हमें एक एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलानी है, और ये एक हफ्ते पहले की ही बात थी जब मीटिंग करानी थी हमें, कि हम फॉरेन एम्बेसीज को, फॉरेन ऑफिसेस को अगर बुलाकर हम ये शोकेस करें कि दिस G20 मीटिंग इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। श्रीनगर में ऐसा कोई मेगा इवेंट अभी तक हुआ नहीं है। सो एवरीवन्स परसेप्शन वाज कि एम्बेसडर्स को बुलाना, हाई कमिशंस को बुलाना, इट्स अ ह्यूज थिंग,
इतने कम टाइम में, बिकॉज इनके प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं ना, पहले से सेट एजेंडाज होते हैं कि ना डेट्स कई बार अवेलेबल नहीं होती हैं. तो इट इज, आई रिमेम्बर वन ऑफिसर सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, कोई आएगा ही नहीं एम्बेसडर्स मीटिंग में. हाई टी पे हमने बुलाया था, बट आवर टीम मेड, यू नो, वी वेंट बियॉन्ड सैटरडे संडेज. एंड जब वो मीटिंग हुई तब हमारे सेक्रेटरी और बाकी सारे ऑफिशियल्स इतने खुश थे कि, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बिकॉज लिटरली व्हेन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग देम कोई भी अवेलेबल नहीं था. सो एवरीवन वाज स्केप्टिकल कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा. बट द वे इट टर्न्ड आउट, इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी कि पार्टिसिपेशन भी, एंड देन इट हाउ श्रीनगर वाली जो G20 मीटिंग थी, इट टर्न्ड आउट सो वेल. जो LG हैं जम्मू कश्मीर के, एंड देन जो टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी कहता है कि आफ्टर G20 मीटिंग जो टूरिस्ट फुटफॉल है जम्मू कश्मीर का, जो इकॉनमी है, वो बहुत लेवल्स पे इंक्रीज हुई है. फुटफॉल्स बढ़े हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस आया है कि वैली इज सिक्योर टू ट्रेवल. सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वाज रियली चैलेंजिंग, but yes, teamwork makes, you know, dream work. So that's how I'll address it. That's how I want to share it. So it was a memorable experience. हम इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे, आप नवोदय से पढ़े हो, आपकी लाइफ में नवोदय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और नवोदय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो बाहर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नवोदय का मेरी जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज मुझे एक जो होता है ना कि आप सपने देखते हो, सोचते हो कि आप उन्हें अचीव कर सकते हो, और एक जो कॉन्फिडेंस, एक जो बिल्डिंग का जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी चाइल्ड के लिए ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रहा है जो मेरी अर्ली एजुकेशन थी उसका. और नवोदय में जैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पे काम होता है बच्चों पर ना, उसने बहुत सारी मेरी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं जिनको शेप किया है. सो आई एम रियली, आई कंसिडर माई सेल्फ, यू नो, ब्लेस्ड, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं, और नॉट ओनली अंटिल यू आर इन नवोदय, उसके बियॉन्ड भी, अभी भी जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं कहीं भी काम कर रही हूँ, पीपल व्हेन नो कि आई एम फ्रॉम नवोदय, सो देन their lens changes, then they say कि हाँ, नवोदय के बच्चे तो अच्छी जगह पे ही हैं, अच्छा काम ही करते हैं. so they say कि आपकी फाउंडेशन ही बहुत अच्छी रही है. so that ways, you know, the kind of impact that your schooling और your initial जो आपका एजुकेशन होता है वो प्ले करता है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जर्नी में, and to shape me as a person who I am today. and फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी जो जर्नी थी नवोदय के साथ वो फेलियर से शुरू हुई थी. क्लास 5th में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम के लिए. फिर मैंने क्लास 8th में ट्राई किया और आई गॉट इनटू इट. सो मेरा जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना, वो कम है, लेकिन वो जो 4 साल भी थे वो इनफ थे फॉर मी टू ग्रैस्प द थिंग्स. सो इट हैज़ shaped my personality in, you know, in many ways. And I want to convey to the students, to the people who are watching us, is you have to be courageous, you know, you have to dream big. No dream is too big to there is a famous quote which says if your dreams didn't scare you, then they are not, you know, big enough. Not, yes. So when we, जब हम अपनी, तभी हम पुश करते हैं अपनी लिमिट्स को, उनके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को अपना ट्रू पर्पस जो होता है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, और अपने एफर्ट्स और अपनी कोशिशें हमेशा जारी रखनी चाहिए जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं. और हमेशा सी कि हाउ कैन यू मेक, यू नो, थिंग्स बेटर फॉर अदर्स,
for the world, for your country, and that's how we can also progress. So thank you very much for having me. It was nice speaking to you, and as I always say, हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए. मैं पूछती हूँ, डॉक्टर कलाम ये कहा करते थे, what would you like to be remembered for? So there is a legacy that he has left behind, and I believe we all have that potential to excel. So आपको कैसे याद किया जाएगा, and what can you do to uplift others, to empower yourself and empower others around you? That thing will only make the whole difference. Thank you. Hi, I'm Raj Satyan. I love to know about your view for this episode. Please like, share and subscribe this channel, Navodaya Talks, and connect with us for future episodes as well. Thank you.